Assalamu alaikum, dear student. Today we are going to study about malting and brewing of cereals. First of all, what is malting? Malting, simply stated, malting is controlled germination followed by controlled drying of a cereal seed. एक सीड्स जो हैं उनको हमने जर्मिनेट करवाना है, उनकी स्प्राउटिंग करवानी है, और लेकिन इन कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। लेटर जो है वो उसके बाद उनको ड्राई कर लेना है। अब वो जर्मिनेशन का क्या, एक्चुअली हमारा पर्पस क्या है? द गोल इज टू प्रोड्यूस हाई एंजाइम एक्टिविटी, endosperm modification, and a characteristic flavor with a minimum loss of dry weight. जब सीड जो है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है तो उसके अंदर एंजाइम एक्टिविटी हाई हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर जो, क्योंकि तमाम एक सीड जो होता है एक पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम होता है। जैसे ही उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट मुयसर आता है तो वो क्या करता है, दैट विल स्टार्ट टू एक्टिवेट हो जाते हैं उसके बायोलॉजिकल सिस्टम्स। सो वर्ल्ड वाइड ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ माल्टेड सीरियल्स आर यूज्ड एज raw material for the production of beer. This, along with the fact that significant tonnages of malts are also used in the production of distilled products in bread making industry as an enzyme or flavor source, and in the breakfast food industry mainly as a flavoring agent. The cereal most often malted is barley. जौ जौ आबे जौ भी बोलते हैं उर्दू में। तो जौ का पानी हो गया या जौ की फर्मेंटेड जौ जो हुए, उनको उनका पानी वैसे भी नॉर्मली हमारे ट्रेडिशनली भी ये यूज होता है। Although sizable quantities of wheat and rye are also converted to their respective malts in part of Africa, sorghum and millet, particularly finger millet, are malted. In theory, at least, any cereal could be used. However, the type and amount of enzyme produced vary from one cereal to another. आप कह सकते हैं कि आप तमाम सीरियल्स को जो है वो माल्टिंग कर सकते हैं, तमाम सीरियल्स, इनफैक्ट तमाम सीड्स की हम जो है वो, लेकिन माल्टिंग स्पेसिफिकली एंजाइम एक्टिविटी को इन्हेंस करके। तो एंडोस्पर्म, क्योंकि सीरियल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कंपेयर टू लिग्यूम्स एंड अदर सीड्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनके अंदर अमाइलेज एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो सकती है। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द सीरियल्स आर सब्जेक्टेड टूवर्ड्स द माल्टिंग। The predominant use of barley today is based on a number of factors. सबसे पहले जो है ट्रेडिशनली इसको यूज़ किया जाता था। सेकंड नंबर पे इसके अंदर डिज़ायर्ड एंजाइम्स का गुड बैलेंस होता है, एंड हैज़ एडहेयरिंग टाइटली, इसके जो हल्स होते हैं वो टाइटली इसके साथ जो है वो इडहेयर होते हैं। तो ग्रेन मॉडिफिकेशन जो है उसको प्रोटेक्शन भी देती है माल्टिंग के बाद, कि जो है वो उसमें से लीच डाउन भी तो हो सकता है ना एंडोस्पर्म। सो ये जो हल्स होते हैं जो एडहियर हुए होते हैं उनको फिर उसके बाद जब इसमें से एंडोस्पर्म मॉडिफाइड निकलता है तो ये एज अ नेचुरल फिल्टर बेड ब्रीइंग प्रोसेस में हमारे यूज होता है। बिकॉज ड्यूरिंग माल्टिंग द सीडलिंग्स ग्रोज अंडर द हस्क, it is not removed during deculming, that is removal of the rootlet of the barley malt. In contrast, in the case of wheat malt, the seedling is completely removed during deculming. उसकी जो सीडलिंग होती है उसको completely रिमूव कर दिया जाता है। जब एक सीड जो है उसकी स्प्राउटिंग हुई तो जो उसके स्प्राउटिंग के बाद जो उसके ऊपर स्प्राउटेड पोर्शन होता है उसको completely यहाँ पर रिमूव नहीं किया जाता माल्टिंग के दौरान। Many definition exist for the term brewing. Students, let me clear, during this lecture, during this session, I will just tell you about malting. And in the next session, I will upload the video related to brewing and our beer production. In definition, many definition exist for the term brewing. Generically, the entire beer making process is referred to as brewing. Technically speaking, the term covers only part of the process during which the beer raw materials are first converted to sweet wort,
ये पूरा प्रोसेस है जो कि जिसकी फ्लो डायग्राम भी आपको दिखाई जाएगी, कंप्लीट प्रोसेस जो है वो भी करवाया जाएगा। टेक्निकली अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जब माल्टेड हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है या स्वीट वॉट जिसे बोलते हैं, उस लिक्विड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है मैशिंग से, फिर उसमें एडजंक्ट ऐड किए जाते हैं और उसके बाद उसके अंदर होप्स ऐड किए जाते हैं, उसको होप्ड वॉट बोलते हैं। स्वीट वॉट वाज देन बॉइल्ड with hops. It contains fermentable carbohydrates. After brewing the resulted product, the pitching wort is fermented into green beer. Green beer doesn't mean that its color will be green, but it will be the raw form of beer. फाइनल बियर रिजल्ट ऑफ मेच्योरेशन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ द ग्रीन बियर। जब ग्रीन बियर वो होती है जो रा फॉर्म में होती है, जिसमें अभी कंप्लीट अल्कोहल प्रोडक्शन नहीं होती, बल्कि एसिड एल्डिहाइड क्वांटिटी ज़्यादा होती है। उसकी जब मैचुरेशन करते हैं, फिर उसकी फिल्ट्रेशन करते हैं ग्रीन बियर की, तो हमारे पास फाइनल बियर आ जाती है। नॉर्मली आई डोंट लाइक टू स्टडी द अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स because being Muslim, we won't like to work in a alcohol production company, but non-alcoholic beers are also in the market, and fair quantity of non-alcoholic beers are consumed by a lot of Muslims. That's why um, I used to teach this to you. Okay, Shanti, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जो कि नॉन अल्कोहलिक बियर जो है, जैसे पांडा शैंडी जिसमें माल्टेड बियर होती है, सॉरी माल्टेड बार्ले होते हैं वो, और इसके बहुत 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 ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इस वजह से जो है वो ये टोटल माल्टिंग का और ब्रूइंग का प्रोसेस जो है आई टीच यू। First of all, for the production of malted drinks, we have to look at the grain quality. Grain quality is important for producing good malt. Sound and plump grains, high germination capacity ho, free from trash and broken kernels, free from molds and diseases. Problems, especially when barley harvested in moisture level exceeding 14%, can be avoided by drying them soon after harvesting to 12 to 13% moisture, which correspond to water activity of less than 0.6 5 डोमेंसी एंड आफ्टर राइपनिंग दो चीज़ें हैं, एक डोमेंसी है और एक आफ्टर राइपनिंग है। ये दो मेजर प्रॉब्लम हैं जो एसोसिएटेड हैं विद माल्टिंग ऑफ बार्ले। ट्रू डोरमेंसी तो हर सीड के अंदर होती है, जाहिर बात है अगर सीड डोरमेंट नहीं होगा और कंटिन्यू टू राइपनिंग प्रोसेस, तो वो उसके अंदर वो सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो होते रहते हैं और वो अल्टीमेटली डिटीरियोरेटेड क्वालिटी का सीड हमारे पास आता है। इसलिए डोरमेंट सीड्स आर मोस्टली कंसीडर्ड गुड। डोरमेंसी इज अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ साउंड सीड्स दैट प्रोहिबिट देम फ्रॉम जर्मिनेटिंग इवन अंडर suitable conditions. So, dormancy is found in all seeds to some degree. If seeds were not dormant at the time of ripening, they would sprout while still in the head. Cereal grains in general have relatively low levels of dormancy. In most cases, within a few weeks after harvest, their dormancy has disappeared, and one refers to this as dormancy being broken. Actually, ये होता है कि डेफिनेटली जो सीरियल ग्रेन्स हैं वो डोरमेंट नहीं होते, इसीलिए इवन विदन शेल जो है वो उसकी राइपन्ड जो राइपनिंग जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते रहते हैं, इसको हम इंट्रिंसिक डिटीरियोरेशन बोलते हैं। इंट्रिंसिक डिटीरियोरेशन जो होती है वो किसी भी बाहर के फैक्टर की वजह से नहीं होती, यानी उसके ना तो मॉइस्चर, हाँ वो इन्हेंस ज़रूर हो जाती है अगर आप उसको थोड़ा सा पानी और दें और टेम्परेचर, यानी आप थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशन दें तो इंट्रिंसिक डिटीरियोरेशन जो है इन्हेंस ज़रूर होती है, लेकिन सीरियल ग्रेन्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली डोरमेंट कभी नहीं होते। In fact, many times the major problem with cereal is the lack of dormancy, which allow the grain to sprout in the field. This gives high enzyme activities and low grade products. The problem is particularly severe
in northern Europe, where the weather is often wet. And in fact, in Pakistan, even you can see the uh, wet weather in uh, during rainy seasons. Very humidity increases in our area, in the areas, and we usually encountered with the problems of uh, seed deterioration. After ripening is a collective term used to describe the biochemical changes that occur in a seed after it is mature, has naturally dried, and has been harvested. Indeed, a healthy seed, even thought it contains only 12% moisture, is alive and continues to undergo biochemical changes after harvest. Not all the biochemical changes that occur after harvest are understood, but their consequences are well known. Barley that is malted soon after harvest produces poor quality wort and hazy appearance, because the endosperm is tightly bound, and the less amount of amylase activity was present when that was harvested. लेकिन जैसे जैसे हार्वेस्टिंग के कुछ अरसे के बाद जो है वो क्या होता है कि वो नेचुरल इंट्रिंसिक डिटीरियोरेशन जो है वो ग्रेन के अंदर होती रहती है, दैट रिजल्ट इन द physiological changes inside the endosperm even. The malt from barley that has been aged for 3 months after harvest does not give these problems. Consequently, in practice, new crop barley is not malted until it has been stored after about 3 months. अभी इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप चावलों में समझ सकते हैं. आफ्टर राइपनिंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बार्ले बट appears to general phenomena of all cereals, albeit expressed in the variety of way. For example, as rice ages, जैसे जैसे नया चावल जो होता है वो ज़्यादा स्टिकी होता है, उसमें स्टार्च की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. ठीक है, इट स्वेल्स मोर ड्यूरिंग कुकिंग, produces less soluble material, and is not as sticky as freshly harvested rice. यानी जो पुराना चावल होता है उस वो ज़्यादा फूलता है, और सॉलेबल मटेरियल, आप नया चावल जब फीमेल्स जानती होंगी, जब नया चावल पकता है तो वो ज़्यादा स्टिकी होता है, आपस में ज़्यादा जुड़ते हैं. ठीक है, इसीलिए क्योंकि उसके अंदर जो है वो सॉल्युबल मटेरियल कम होता है, और वो वाटर सॉल्युबल मटेरियल जो होता है वो न्यू राइस के अंदर ज़्यादा होता है. ओके, इसीलिए जो है वो पुराना चावल जो है उसकी प्राइस ज़्यादा होती है और नए चावल की कम होती है कंपैरेटिवली. सिमिलरली द सेम फिनोमेना वाज सीन इन द व्हीट, बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट है. न्यू व्हीट जो होते हैं सेटिस्फैक्टरीली रिजल्ट्स नहीं देती हैं, जबकि कुछ अरसे के बाद लेकिन बहुत ज़्यादा एज्ड व्हीट जो होती है वो भी आपको जो है ब्रेड प्रोडक्शन में कम से कम अच्छा रिजल्ट नहीं देगी. अच्छा, जो न्यू व्हीट है ब्रेड ब्रेड प्रोडक्शन में जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, वाइल माल्टिंग में जो है वो बैड परफॉर्म करेगी. सिमिलरली एंड वाइस वर्सा. Grain cleaning and malting. The malting process starts with a rather rigorous cleaning of the barley to remove all foreign seed, broken kernels, and other contaminants. इन एडिशन टू क्लीनिंग बार्ले को ग्रेड भी किया जाता है. जो थिन होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, और जो प्लम्प और वेरी प्लम्प होते हैं उनको समटाइम इकट्ठा और समटाइम सेपरेटली जो है वो किया जाता है, माल्ट किया जाता है. अब क्यों किया जाता है इसकी रीज़न आगे आ रही है. द प्राइमरी पर्पस, सबसे पहला प्रोसेस होता है माल्टिंग में स्टीपिंग. स्टीपिंग होता है कि एक्चुअली दिस इज सोकिंग. वाटर कंटेंट जो है वो हम इंक्रीज करते हैं किसी भी ग्रेन के अंदर. स्टीपिंग का जो प्रोसेस है, प्राइमरी पर्पस दैट इज सोकिंग ऑफ ग्रेन इन वाटर, इज टू इंट्रोड्यूस वाटर इनटू द ग्रेन. Steeping is generally complete when the moisture content of the grain is raised to 42 to 44 degrees percentage. दिस मॉइस्चर लेवल इज एन इक्लिब्रियम वैल्यू. इस इक्लिब्रियम वैल्यू के बाद ना तो पानी मजीद अंदर जाता है ना बाहर निकलता है. इट्स अ पॉइंट एट विच द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इन द सेल इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर. Generated by the cell sap. It is important for the moisture to penetrate to the center of the kernel because diffusion is the mechanism by which this occurs. Steeping is a slow process. हम लोग जो हैं क्या करते हैं, the time required depends on the distance the water must diffuse. Here is the answer why the plump and less plump kernels are steeped differently. The time required depends on the distance of water must diffuse, and therefore more time is required for very plump kernel than for the less plump kernel. This, of course,
is why the grain is graded for the plumpness before steeping. The other major factor affecting steeping time is the steeping temperature. टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ज़्यादा जल्दी से जो है वो स्टीप वाटर जो है वो डिफ्यूज़ होगा, सो हायर द टेम्परेचर शॉर्टर विल बी द डिफ्यूजन टाइम। लेकिन हम यहाँ पर जो है वो जनरली 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टीपिंग होती है फॉर माल्टिंग के लिए। सो अंडर स्टीपिंग होती है इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है, मोस्टली जब हम शॉर्ट टाइम देते हैं तो इनसफिशिएंट स्टीपिंग होती है। जनरली द रिजल्टेंट माल्ट इज ऑफ लो क्वालिटी अनलेस फर्दर मॉइस्चर एडजस्टमेंट इज डन directly after transfer to the germination box. ओवर स्टीपिंग एक्चुअली हम ये टर्म यूज़ तो करते हैं, लेकिन इट शुड नॉट बी यूज बिकॉज सीड्स डजेंट ऑलवेज अपटेक टू मच वाटर। जब इक्विलिब्रियम में चले गए तो उससे ज़्यादा पानी तो वो अब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते। However, extended steeping time delays the onset of germination and leads to increased growth of molds and bacteria with consequent production of undesirable odors. सो जब सफिशिएंट वाटर अब्जॉर्ब कर लिया तो हमें पानी से निकालना है उसको। ओवर स्टीपिंग के सिर्फ ये इफेक्ट्स हैं, इसके अलावा जो है इन जनरली देर आर डिजाइन टू कीप माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर कंट्रोल एंड स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ अनडिजायरेबल ऑर्डर्स एंड इन मैनी इंस्टेंसेस दे रिलाई apply they rely on providing an adequate supply of air। जब हमने यहाँ पर स्टीपिंग करनी है तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर जो है वो हमने ज़रूर करनी है जर्मिनेशन बॉक्स के अंदर। वाई? बिकॉज इट विल नॉट फेवर द एनएरोबिक रेस्पायरेशन। रिस्पायर तो करना है ना सीड्स ने। जब सीड्स जो हैं वो वाटर अब्जॉर्ब कर लिया है, वहाँ देयर कैन बी द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द वाटर। सो द फिर जो उसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को भी रिमूव करना है एक्सेस। फिर पीएच रिड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो वाटर की पीएच को रिड्यूस यानी कम करने, कार्बोनिक वाटर जो है वो उसकी पीएच ऑब्वियसली नेचुरल वाटर से कम होती है। तो पीएच अगर कम होगी तो जो बैक्टीरिया हैं वो भी ग्रो करेंगे, तो हमने बैक्टीरियल ग्रोथ को भी रिड्यूस करना है। सो द स्टीपिंग ग्रेन कैन बी एरिएटेड आइदर कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली। द ग्रेन में बी एजिटेटेड और टर्न। अब जब एजिटेशन और टर्निंग होगी, क्योंकि स्टीपिंग जो टाइम होता है वो नॉर्मली 3 4 5 आवर्स होता है, इसलिए इस इतने टाइम में जो है वो मोल्ड और बैक्टीरियल बिल्डअप्स भी हो सकते हैं। तो एजिटेशन, एरिएशन और जो है वो टेम्परेचर जो है कांस्टेंट, ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं स्टीपिंग में। नंबर 1 टेम्परेचर, एरिएशन, एजिटेशन। ये चीज़ें जो हैं, ये तीन चीज़ें जो हैं ये फेवर करती हैं गुड स्टीपिंग प्रोसेस को। ठीक है। हाँ, यहाँ पर स्टीपिंग का एक जो है वो ड्रॉबैक है, वो ये है कि स्टीपिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो ज़्यादातर जो सॉल्युबल जैसे विटामिन बी वगैरह हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, लीच डाउन हो जाते हैं पानी में। उसके बाद हम क्या करते हैं, जर्मिनेशन को जर्मिनेशन स्टार्ट, स्टीपिंग कंप्लीट हो जाती है, पानी ड्रेन कर देते हैं, तो उसके बाद इसको बेड्स के ऊपर रखा जाता है 2 मीटर हाई। जो है नॉर्मली बेड्स होती हैं उनमें जर्मिनेशन के लिए। फिजियोलॉजिकल जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू प्लांट स्टार्ट टू फॉर्म विद द फॉर्मेशन ऑफ रूटलेट्स एंड एन एक्रोस्पायर्स। रूटलेट बनता है और एक उसके ऊपर जो है वो स्पाइकलेट बनता है। इन एडिशन ड्यूरिंग जर्मिनेशन एज द न्यू प्लांट स्टार्ट्स टू डेवलप लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम, जिसमें अल्फा अमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च प्रेजेंट है एंडोस्पर्म के अंदर उसको ब्रेक डाउन करके फ्रेश ग्लूकोज की फॉर्म में, फ्रेश ग्लूकोज जो है वो यूज़ होती है रेस्पिरेशन में और ग्रोथ में। ठीक है। अल्फ़ा माइलेज और बीटा माइलेज जो हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं एंजाइम्स, और क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं जो एंडोस्पर्म है उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। Germination usually takes 4 to 6 days. During that time, moist air is forced continuously through the germination. 100% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए उसके अराउंड में, जैसे सॉइल के अंदर होती है। टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, नाइदर टू हाई नाइदर टू लो। सो द ये इतना टेम्परेचर रखने का, एक हाई टेम्परेचर करेंगे तो जर्मिनेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। सो हम क्योंकि कंट्रोल जर्मिनेशन करना चाहते हैं, इसलिए जो है वो
15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर रखेंगे, ताकि ओवर जर्मिनेट ना कर जाएं और हम डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है वो obtain कर सकें. The growth of the new plant is controlled by the moisture of the grain, its temperature, and the amount of the air force through the grain. Where the goal is to minimum amount of growth that will obtain a maximum endosperm modification. That is a change in its friability and hence a maximum yield of malt of high enzyme activity. एग्जैक्टली दैट आई टोल्ड अर्लियर, दैट हम जो है वो टेम्परेचर मेन होता है, फिर वाटर कंटेंट होता है, उससे क्या होता है कि हम अपनी कंट्रोल्ड जर्मिनेशन का ये जो प्रोसेस है उससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंजाइम और जो है वो मिनिमम ग्रोथ और मैक्सिमम endosperm modification. This requires the control of temperature. Germinating at temperature exceeding 50 would give a higher rate of growth of the new plant, but the yield of the malt would be lower. As a rule of thumb, the germinating process for malting is considered to be complete when the acrospire, which grows below the husk, is about one third to three fourths the length of the kernel. The resulting product is referred to as green malt. यहाँ पर हमारे पास green malt बन जाएगा. Adjunct green does not imply that the product has a green color. ये green, इसको again वो raw malt जो है हमारे पास, ठीक है. उसके बाद ये हमारे पास जो सीड्स आ जाते हैं, इनको हम क्या करते हैं, जर्मिनेटेड ग्रेन्स को लेते हैं और उनकी 45% मॉइस्चर पे और इसको ड्राई करते हैं. अब अगेन हमें चाहिए तो वो एंजाइम्स जो कि हम प्रोड्यूस कर चुके हैं ऑलरेडी, माल्टेड एक्टिव एंजाइम हमें चाहिए. लेकिन जब हम इसको ड्राई करेंगे तो क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी. यहाँ पर किल्निंग का जो प्रोसेस होता है उसको हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि मैक्सिमम कलर एंड फ्लेवर डेवलपमेंट हो जाए विद मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी. सो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो ड्राइंग करते हैं, ग्रोथ तो फ़ौरन स्टॉप हो जाती है. स्टोरेज हमने क्या करना है कि मेन चैलेंज इन किलिंग इज द ड्राई द ग्रीन मार्ट इन सच अ वे दैट टू रिमूव द मॉइस्चर एंड प्रोड्यूस अ डिजायरेबल फ्लेवर विदाउट लूजिंग टू मच ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी नीडेड इन द ब्रीइंग प्रोसेस. At high moisture content, many enzymes are sensitive to heat, right? The first phase of kilning सिर्फ उसको वार्म करते हैं थोड़े से टेम्परेचर के ऊपर. वार्म करने के बाद एकदम से टेम्परेचर जो है इंक्रीज करते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक. वो जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, उससे क्या होता है कि जो उसके इसके अंदर रिड्यूस्ड शुगर यानी सुक्रोज वगैरह प्रोड्यूस हुई थी, वो सॉरी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज प्रोड्यूस हुई थी, वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज यानी रिड्यूसिंग शुगर जो हैं वो इसमें जो फ्री अमाइनो एसिड प्रोड्यूस हुए हैं उनके साथ रिएक्ट करके जो है वो मिलार्ड रिएक्शन हो जाए और जो है वो थोड़ा सा ब्राउन कलर और जो माल्टेड ड्रिंक्स का फ्लेवर होता है वो डेवलप हो जाए. सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो माल्ट के करेक्टरिस्टिक कलर और फ्लेवर होता है दैट रिजल्ट इनटू दिस मिलार्ड ब्राउनिंग रिएक्शन. एंजाइम्स भी हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल भी है, टेम्परेचर हमने उसका थोड़ा सा बढ़ा दिया है, उस टेम्परेचर के ऊपर जाके जो है ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर और अमाइनो एसिड्स आपस में रिएक्ट करते हैं. दैट रिजल्ट इनटू द मिलार्ड ब्राउनिंग रिएक्शन व्हिच गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर एंड कलर टू द malt. By varying the level and severity of the drying and browning, a range of malt colors and flavors can be produced. More than 80% of the world's malt production is ledger malt. Ledger malt, its color is much lighter than that of the specialty malts with dark color. Other malts are dried at low temperature to produce malts that are stable and have high enzymatic activity. In general, there is a trade-off between enzyme activity. असल में खुद वो जो जहाँ पर हमने सिर्फ माल्ट यूज़ करना है एज अ फ्लेवर एज अ कलर, वहाँ पर हम जो है वो मिलार्ड रिएक्शन बढ़ा देते हैं. लेकिन जहाँ पर हमने माल्ट को यूज़ करना है फॉर ब्रूइंग, एक्चुअली आप ये समझ लें कि ये जो माल्ट है ये एक तरह का, जैसे दही को हम स्टार्टर लगाते हैं ना, मतलब योगर्ट बनाने के लिए दूध को स्टार्टर लगाते हैं, इस तरह हमने जो है ये माल्ट एक तरह से वो स्टार्टर प्रोड्यूस किया है जो कि बाद में जो एडजंक्ट्स हैं उनके अंदर प्रोड्यूस करेगा, ये इन्हेंस करेगा इस एक्टिविटी को. अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो माल्ट प्रोड्यूस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं बाद में फ्लेवर एंड कलर के लिए, उसको उसमें फिर एंजाइम एक्टिविटी बहुत कम रह जाती है.
कुछ माल्ट जो है उसको हम ड्राई कर लेते हैं फॉर, और उसमें जो है वो उसके जो एंजाइम्स हैं लो टेम्परेचर पे ड्राई करके उसके एंजाइम्स को सेव कर लेते हैं फॉर ब्रूइंग। जबकि ज़्यादातर जो माल्ट है उसमें हम टेम्परेचर हाई करके ये मिलाड रिएक्शन करके उसका वो पर्टिकुलर फ्लेवर एंड कलर प्रोड्यूस कर लेते हैं फॉर कंजम्पशन। सो जो है, क्योंकि ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन जनरल देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन एंजाइम एक्टिविटी एंड फ्लेवरिंग। हायर द कलर एंड फ्लेवर, लोअर विल बी द एंजाइम एक्टिविटी। Higher the enzyme activity, lower will be the flavor and color of kilning जो है during malting, typically 10% of loss of dry weight occurs. The loss is caused by the growth of rootlet. वो जो rootlet grow किया था और आपने बाद में उसको काट दिया था, remove किया था cleaning के दौरान, उसको उसकी वजह से 10% लॉस होता है ड्राई वेट का। इन एडिशन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म कंज्यूम टू प्रोवाइड एनर्जी टू डिराइव द जर्मिनेशन प्रोसेस। फिर वो जो एंडोस्पर्म का पार्ट जो है, जो मॉडिफिकेशन हुई थी, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ था उस रूटलेट को डेवलप करने के लिए, तो टोटल 10% लॉस ऑफ ड्राई वेट, यानी अगर आपने 90 ग्राम जो है वो बार्ले डाला था, तो उसमें से कुछ वाटर उसमें ऐड हो गया और उसके बाद वाटर रिमूव कर दिया, तो आपके पास जो है, अगर 100 आपने ग्राम डाला था तो आपके पास 90 ग्राम ड्राई वेट रह जाएगा माल्टेड बार्ले का। Some malt is bleached by being treated with sulfur dioxide at the initial drying stage. In addition to its effect on color, the sulfur dioxide increases the soluble protein content and activity of proteolytic enzymes. It also blocks nitrosamine formation and reduces the microbial load in the malt. ये जो है पीछे जो प्रोसेस हुआ था इधर जर्मिनेशन का और ये स्टीपिंग का, इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारी माइक्रोबियल ग्रोथ भी हो जाती है, उसको रिमूव करने के लिए भी यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है, प्रिजर्वेशन इसका होता है इफेक्ट। हियर इज द माल्टिंग प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप इज स्टीपिंग, वाटर ऐड करते हैं, एरिएशन ऐड करते हैं, स्टीप बार्ले आ जाती है जिसका वाटर कंटेंट अराउंड 48% तक होता है। यहाँ पर एंजाइम इंडक्शन हो जाती है, सेल वॉल डाइजेशन हो जाती है। फिर अगेन हम जर्मिनेशन में वाटर स्प्रे करते रहते हैं और इसको प्रॉपर वेंटिलेट करते हैं जर्मिनेशन में। प्रॉपर वेंटिलेशन के बाद ये हमारे पास ग्रीन माल्ट आ जाता है, मतलब जर्मिनेटेड बार्ले आ जाती है। जर्मिनेटेड बार्ले को से हम जो है वो उसके रूटलेट रिमूव कर देते हैं 45% मॉइस्चर लेवल के ऊपर। फिर यहाँ पर वार्म एयर ऐड करते हैं किल्निंग के प्रोसेस में, और हम रिजल्टेंटली हम माल्ट जो है वो ऑब्टेन करते हैं, जिसको बाद में हम ड्राई करके 4% वाटर लेवल पर ले जाते हैं टू सेव द एंजाइम एक्टिविटी, ड्राइंग एंड फ्लेवर डेवलपमेंट। और जिस माल्ट के अंदर फ्लेवर डेवलप करना होता है उसको जो है वो हाई टेम्परेचर पे, और जिसको एज अ स्टार्टर यूज़ करना है इन ब्रीइंग प्रोसेस, उसमें हम जो है उसको लो टेम्परेचर के ऊपर ड्राई करते हैं और 4% मॉइस्चर लेवल के ऊपर जो है वो हम ले जाते हैं। नेक्स्ट इज़ बियर प्रोडक्शन। अब देख सकते हैं इसके रॉ मटेरियल में माल्ट, एडजंक्ट्स, छोप, लेकिन ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर अभी के लिए, ठीक है, मैं ये अपलोड कर देती हूँ, इसको पढ़ें। अगर मैंने आपको बियर प्रोसेसिंग अभी करवा दी, दैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले माल्टिंग के प्रोसेस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लें, आफ्टर दैट आई विल टेक यू टूवर्ड्स द बियर प्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच।